नमस्कार दोस्तों, श्याम क्लास इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। और दोस्तों आज आपको बताएंगे ट्रांसफार्मर का पार्ट 2। यानी पहली क्लास में आपको 25 क्वेश्चन बताए थे और आज वैसे भी वहीं 25 या 30 क्वेश्चन, लगभग 28 क्वेश्चन है, वो आज इस पार्ट 2 में क्लियर करेंगे। यानी लगभग आपके ट्रांसफार्मर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल कराएंगे जो आपकी एग्जाम सेकेंड ईयर के लिए महत्वपूर्ण। इसके साथ कंपटीशन टेक्निकल के लिए देख लो, चाहे वो आपकी डीएमआरसी हो, इसरो हो, डीआरडीओ हो या आपकी टेक्निकल हेल्पर की एग्जाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं या आगे पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि अगली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के सभी लेसन वाइज क्लासेस देख लो या आप ऑप्शन टाइप क्वेश्चन देख लो, सभी क्वेश्चन हल करवाते हैं। इसके साथ आप किसी भी विषय से संबंधित क्वेश्चन देख लो, ड्राइंग मैथ सभी के हल कराते हैं। यह चैनल ओनली आईटीआई के लिए, साथ ही टेक्निकल भर्तियों के लिए यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से तैयारी कराई जाती है। तो अब ज़्यादा वक्त खराब नहीं करते हैं और मेन पॉइंट पे आते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, बकौलोज रिले का प्रयोग खालिस्तान में किया जाता है। यानी बकौलोज रिले का कहाँ उपयोग किया जाता है, यानी बकौलोज रिले का प्रयोग खालिस्तान में किया जाता है, क्यों किया जाता है? पहला ऑप्शन है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में, वायु शीतन ट्रांसफार्मर में, तेल शीतन ट्रांसफार्मर में, वेल्डिंग में। ध्यान रखना दोस्तों, बकौलोज रिले होती है आपकी, इसका उपयोग ओनली तेल शीतलन में किया जाता है। काफ़ी बार बच्चों को कंफ्यूज करता है क्योंकि बकौलोज रिले एक ऐसी युक्ति है जो ओनली तेल शीतलन के लिए काम में आता है। वह कभी भी आपकी वार्निंग, वायु शीतलन व पोटेंशियल शीतलन के लिए कभी काम नहीं आएगी। ओनली जहाँ पर वार्निंग का तेल द्वारा शीतलन किया जाता है वहाँ पर बकौलोज रिले प्रयोग की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी, यानी तेल शीतलन के लिए। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर परिवर्तित करता है। यानी कुल मिला के ट्रांसफार्मर किसको परिवर्तित करता है दोस्तों? तो दोस्तों आपका ट्रांसफार्मर है वह मुख्यतः आपके इसमें दे रखा है आवृत्ति को। तो ये देखो आवृत्ति को चेंज नहीं करता क्योंकि आप इनपुट में देते हो, जैसे 440 आपकी 11 केवी होती है तो 11 केवी बाद में वो 440 में चेंज करती है। तो ध्यान रखना इसमें 50 एच है तो इसमें आउटपुट में भी 50 एच ही प्राप्ति होगी। बात करें धारा, तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर हम धारा का मान बढ़ा रहे हैं ट्रांसफार्मर में तो वोल्टेज का मान कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर धारा बढ़ रही है, अगर हम वोल्टेज का मान बढ़ा रहे हैं तो धारा का मान घट जाएगा। तो कुल मिला के धारा और वोल्टेज ये दोनों राशि ऐसी है, अगर हम धारा का मान बढ़ाएंगे तो वोल्टेज कम होगा और वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे तो धारा का मान कम होगा। तो कुल मिला के इसका करेक्ट आंसर है धारा और वोल्टेज। कुल मिला के ट्रांसफार्मर धारा और वोल्टेज दोनों को परिवर्तित करता है। फ्रीक्वेंसी कभी परिवर्तन नहीं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी 50 एच होती है। भले आप इनपुट में कितने केवी के वोल्टेज ले लो, आउटपुट में कितने वोल्टेज प्राप्त लो। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा धारा वोल्टेज के मान को परिवर्तित करती है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त तेल होता है। यानी ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल लेते हैं? तो खनिज तेल। कुल मिला के तो इसका करेक्ट आंसर होगा खनिज तेल। फिश तेल नहीं लेते, वनस्पतिक तेल नहीं आता, कुकिंग तेल नहीं आता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी, यानी खनिज तेल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली का युग्मन होता है। यानी उनका जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वार्निंग किस प्रकार जुड़ी थे? तो वह एक चुंबकीय फ्लक्स के छेदन के फलस्वरूप आपस में युग्म यानी जुड़ी होती है। तो इसका होगा चुंबकीय, यानी चुंबकीय बल रेखाओं के छेदन के फलस्वरूप दूसरी वार्निंग में आपस में छेदन होगा तो उसमें ईएमएफ पैदा होगा। तो कुल मिला के फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत में यह कार्य करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी वार्निंग चुंबकीय युग्म के रूप में जुड़ी होती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, ट्रांसफार्मर में डीसी करंट सप्लाई देने पर क्या होगा? यानी अगर हम ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई देंगे तो क्या होगा? तो आपको मैंने पहले बता दिया था, ट्रांसफार्मर की वार्निंग जल जाएगी। क्यों जल जाएगी? क्योंकि डीसी सप्लाई देंगे तो डीसी में इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान शून्य होता है, अतः डायरेक्ट सप्लाई देते ही ट्रांसफार्मर की वार्निंग जल जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, ट्रांसफार्मर की वार्निंग जल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? तो दोस्तों सामान्य ट्रांसफार्मर की दक्षता 95 से लेकर 98% होती है। जो आपने पिछली क्लास में देखा था हूबहू वही क्वेश्चन ये आ गया। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये भी पूछा जाता है। क्यों आती है 95 से लेकर 98 तक इसकी दक्षता? क्योंकि ये
स्टैटिक युक्ति है, यानी इसमें कोई मैकेनिकल लॉस नहीं होता है, यानी घर्षण हानि नहीं होती है। तो घर्षण हानि नहीं होने के कारण इसका दक्षता सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांसफार्मर में कितने प्रकार की वार्निंग होती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 2, यानी ट्रांसफार्मर में देखो एक वार्निंग ये आ गई और एक वार्निंग ये आ गई, तो कुल मिला के ये प्राइमरी वार्निंग होगी, ये सेकेंड वार्निंग। तो ट्रांसफार्मर में 2 ही वार्निंग होती है, प्राइमरी वार्निंग व सेकेंड वार्निंग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांसफार्मर एक खालिस्तान युक्ति है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर एक कौन सी युक्ति है? स्टैटिक डिवाइस। तो ये स्टैटिक युक्ति है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, यानी यह एक स्टैटिक डिवाइस है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसी ट्रांसफार्मर की प्रत्येक कुंडली यानी वार्निंग में उत्पन्न विद्युत दाब निर्भर करता है, यानी किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा डी, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, लपेटों की संख्या और अधिक चुंबकीय फ्लक्स पर निर्भर करता है, क्योंकि प्रति टन वोल्टेज समान रहता है तथा चुंबकीय बल रेखाओं के छेदन के फलस्वरूप उसका ईएमएफ का मान भी बढ़ जाता है तथा फ्रीक्वेंसी ये तो होता है। तो पहला केवल फ्रीक्वेंसी ये नहीं होगा, केवल लपेटों की संख्या ये भी नहीं होगा, केवल आवर्ती चुंबकीय फ्लक्स ये भी होगा तो ये भी, लेकिन इसमें ये तीनों होंगे, लेकिन आपके डी ऑप्शन में रहेगा फ्रीक्वेंसी, लपेट संख्या या अधिक चुंबकीय। तो ये सारे ही क्या है? उत्पन्न विद्युत दाब बल पर निर्भर करता है। जो करेक्ट आंसर आएगा डी। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की कोर में एडी करंट हानि निम्न द्वारा घटित है, यानी हम ट्रांसफार्मर में एडी करंट क्षति किसके द्वारा घटा सकते हैं? तो दोस्तों हम ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है उनको लेमिनेटेड करके हम घटा सकते हैं। तो आपकी एडी करंट क्षति, तो उसमें दे रखी है डायरेक्शन थ्रेड्स ऑफ लेमिनेटेड, यानी इसका करेक्ट आंसर आएगा सी, यानी लेमिनेटेड करके हम इसकी एडी करंट क्षति को घटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक वार्निंग को, यानी क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के प्राथमिक वार्निंग को आगे है क्या करना है? इसमें तो विद्युत लोड से यूज कर दे नहीं दोस्तों, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वार्निंग को हमेशा विद्युत स्रोत से यूज करते हैं। अगर लोड से होते वो सेकेंडरी वार्निंग को हमेशा लोड से यूज करते हैं और प्राइमरी वार्निंग को सोर्स से संयोजित करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, यानी विद्युत स्रोत से संयोजित करते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन ट्रांसफार्मर का प्रकार है? तो दोस्तों बेरी प्रकार, कोर प्रकार, सेल प्रकार, कुल मिला के तीनों ही ट्रांसफार्मर के प्रकार है। तो ये क्या है? आपकी कोर के आधार पर ट्रांसफार्मर के प्रकार, बेरी, कोर, सेल प्रकार, 3 प्रकार के ट्रांसफार्मर। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ट्रांसफार्मर में टेप चेंज का क्या कार्य है? टेप चेंज का कार्य होता है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा वोल्टेज अनुपात के भार के अनुसार नियंत्रित करना। तो दोस्तों जिस प्रकार ये इसकी प्राइमरी वार्निंग हो गई, इसी प्रकार ये इसकी सेकेंडरी वार्निंग हो गई। तो अगर हम इसमें से इस प्रकार ये टेप निकालते हैं तो कुल मिला के यह वोल्टेज के मान को नियंत्रित है, यानी वोल्टेज के मान को कम करने के लिए हम ट्रांसफार्मर में से टेप चेंज करते हैं या टेप निकालते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी, यानी वोल्टेज अनुपात को भार के अनुसार नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में भंवर धारा यानी एडी करंट क्षति निम्न में से होती है, यानी कहाँ होती है? तो ध्यान रखना दोस्तों, ट्रांसफार्मर में एडी करंट क्षति हमेशा कोर में उत्पन्न होती है। वार्निंग बात करूं तो दोस्तों वार्निंग हमेशा ताम्र हानि यानी कॉपर लॉस प्राप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा कोर लॉस, यानी एडी करंट क्षति हमेशा कोर में उत्पन्न होती है, तो इसे कोर लॉस भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर की तुलना में कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर की दक्षता खालिस्तान होती है। तो ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर की तुलना में कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिक होती है। क्यों होती है? हाँ, सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर की तुलना में कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है? कम होती है। हाँ दोस्तों, तो इसकी दक्षता हमेशा थोड़ी कम होगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी, यानी इसकी दक्षता कम होती है सेल प्रकार के ट्रांसफार्मर की तुलना में कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर की दक्षता कम होती है। अगला क्वेश्चन है, सेल प्रकार के छोटे प्रकार के ट्रांसफार्मर कोर प्राय इनमें प्रयोग की जाती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर आएगा ए, यानी ई और आई। जो आप देखो ये तो नीचे वाली तो आई है, ये ऊपर वाली ई है, तो इसमें हम ई और आई कोर का प्रयोग करते हैं। तो सेल प्रकार के छोटे ट्रांसफार्मर हम ई और आई कोर प्रकार की कोर ट्रांसफार्मर में काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग
निम्न में होती है। ये क्वेश्चन आप मेरे हिसाब से पिछली क्लास में आया था, तो उसकी रेटिंग हमेशा केवीए में मापी जाती है। अब आप नीचे देख लो जनरेटर, तो जनरेटर की केडब्ल्यू में मापी जाती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अल्टरनेटर, तो जिस प्रकार ट्रांसफार्मर की केवीए में मापी जाती है उसी प्रकार आपके अल्टरनेटर की केवीए में मापी जाती है। आगे एचपी यानी मोटर की दक्षता हमेशा एचपी में मापी जाती है। तो आपके एक ही क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन तैयार हो गए। इसमें जनरेटर, अल्टरनेटर, मोटर, ये ट्रांसफार्मर, 4 रेटिंग क्लियर हो चुकी है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स का लीकेज किस प्रकार के ट्रांसफार्मर कम होता है। तो ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर कम, सबसे कम चुंबकीय फ्लक्स लीकेज हमेशा बेरी प्रकार के ट्रांसफार्मर में होता है। किसमें होता है? बेरी में। क्योंकि देखो बेरी प्रकार के ट्रांसफार्मर की आकृति इस प्रकार आती है और इसमें इस प्रकार आती है। तो इसमें क्या होता है? चुंबकीय लीकेज का मान सबसे कम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है सी यानी बेरी प्रकार की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ट्रांसफार्मर में लेमिनेटेड कोड का प्रयोग निम्नलिखित घटना के लिए किया जाता है। यानी हम ट्रांसफार्मर की कोर को लेमिनेट क्यों करते हैं? तो वह भंवर द्वारा हानि यानी आपकी एडी करंट शक्ति के मान को कम करने के लिए हम ट्रांसफार्मर की कोर को लेमिनेटेड करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है भंवर द्वारा हानि यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। भंवर द्वारा हानि यानी एडी करंट क्षति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांसफार्मर एसी के किस राशि को परिवर्तित करता है। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर एसी की 2 राशियों को परिवर्तित नहीं करता है। दोस्तों अच्छे से देखो, क्वेश्चन कंफ्यूज कर देगा। देखो मैंने भी गलती कर दी। क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर एसी के किस राशि को परिवर्तित नहीं करता है। अब देखो कुछ बच्चे जल्दबाजी में ये सोच रहे किस राशि को परिवर्तित करते हैं। तो अगर हमने ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिमांड लगे तो हम ऑप्शन ए कर सकते हैं कि किस राशि को परिवर्तित करते, तो हम विद्युत धारा वोल्टेज कर सकते हैं। तो ये नहीं होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन अच्छे से देखो, ट्रांसफार्मर एसी की किस राशि को परिवर्तित नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा शक्ति और आवृत्ति को ट्रांसफार्मर कभी भी चेंज नहीं करता यानी परिवर्तित करता है। हाँ आपकी विद्युत धारा वोल्टेज को करेगा, इसमें देखो शक्ति को नहीं करेगा लेकिन वोल्टेज को करेगा। तीसरे ऑप्शन में शक्ति और आवृत्ति, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। चौथे में देखो शक्ति या विद्युत धारा, तो इसमें विद्युत धारा करेगा लेकिन शक्ति को नहीं करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है शक्ति और आवृत्ति को ट्रांसफार्मर एसी की शक्ति और आवृत्ति के मान को कभी परिवर्तित नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, ऑटो ट्रांसफार्मर में प्रयोग होने वाली वेल्डिंग यानी वेल्डिंग को बोलते हैं वाइंडिंग। क्या बोलते हैं? वाइंडिंग। क्या बोलते हैं? वाइंडिंग। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में प्रयोग होने वाली वाइंडिंग की संख्या कितनी होती है। तो एक वाइंडिंग होती है। ध्यान रखना, ऑटो ट्रांसफार्मर में आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें 2 वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर में हमेशा एक वाइंडिंग ही प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों आपका, सिलिका जेल कहाँ प्रयोग की जाती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा ब्रिद्र, यानी आपका जो ब्रिद्र होता है इस प्रकार का ब्रिद्र होता है और ब्रिद्र में सिलिका जेल नामक पदार्थ रखा जाता है जो वायु की नमी को सोखता है और शुष्क हवा उस ब्रिद्र के अंदर जाने देता है, जिससे कि आपकी जो अचालकता बनी रहे उससे खनिज तेल में उसको बनाए रखने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रिद्र। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर, यानी क्वेश्चन देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर आउटपुट वोल्टेज नहीं बढ़ाता है। गलत है दोस्तों, बढ़ाता है। आउटपुट धारा नहीं बढ़ाता है। गलत है दोस्तों, धारा ये बढ़ाता है, क्योंकि वोल्टेज बढ़ाएगा धारा कम होगी, धारा बढ़ाएगी तो वोल्टेज कम होगा। आगे आउटपुट शक्ति नहीं बढ़ाता। करेक्ट आंसर ये आएगा। तो हमेशा एम्पलीफायर की तुलना में ट्रांसफार्मर में शक्ति नहीं बढ़ाता है। उपरोक्त से भी ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि इन 2 का मान बढ़ा रहा है लेकिन शक्ति का मान नहीं बढ़ा रहा है। शक्ति और फ्रिक्वेंसी का मान कभी भी परिवर्तित नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, एसी की आवृत्ति बढ़ाने से, यानी कुल मिला के हम अगर एसी की आवृत्ति बढ़ाएंगे तो क्या होगा। तो दोस्तों इसमें देखो एडी करंट शक्ति का मान बढ़ेगा, राइट, ये बढ़ेगा। हिस्टेरिसिटी का मान बढ़ेगा, यस बढ़ेगा। आप इसका एग्जाम्पल के लिए इनका सूत्र रख लो। उसमें आप देखो एक तो फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर है, एक फ्रीक्वेंसी समानुपाती है, तो इन दोनों का मान बढ़ रहा है। तो कुल मिला के शक्ति का मान बढ़ रहा है। अगर हम एसी की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो इसमें शक्ति बढ़ेगी, दोनों, हाँ दोनों का मान बढ़ेगा। यानी इसका करेक्ट आंसर आ रहा है दोनों, यानी इसमें एडी करंट शक्ति और आपकी हिस्टेरिसिटी शक्ति दोनों शक्तियों का मान बढ़ेगा।
हो गया दोस्तों क्लियर। 24 क्वेश्चन आपके क्लियर हो चुके हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों। तो आप देखो पूरा वीडियो देखो, बहुत ही मज़ा आ रहा है। आगे भी ऐसी क्लासें आपको देते हैं। और आगे देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन, जब प्राथमिक और माध्यमिक यानी प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज एक ही वेल्डिंग यानी वार्निंग से प्राप्त हो रहे हैं तो उस ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं, क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर में एक वार्निंग होती है। तो इसी पर आपकी प्राइमरी वार्निंग की जाती है और इसी के ऊपर आपकी सेकेंडरी वार्निंग की जाती है। तो क्वेश्चन एक अच्छा है, एक बार दोबारा पढ़ो। यानी जब प्राथमिक और द्वितीय वोल्टेज एक ही वेल्डिंग यानी वार्निंग से प्राप्त होता है तो उस ट्रांसफार्मर को कहा जाता है, तो उसे ऑटो ट्रांसफार्मर कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है सी। ओके दोस्तों ये आपका एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, क्योंकि आपके आउटपुट के आधार पर ट्रांसफार्मर 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है आपका स्टेप डाउन, स्टेप ये तो हो गया अप और ये हो गया डाउन, ठीक दोस्तों। और एक होता है आपका आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। तो आइसोलेशन ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसमें ध्यान रखना प्राइमरी और सेकेंडरी में यानी हम जितनी इनपुट देंगे उतनी आपको आउटपुट प्राप्त होगी, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी के लपेटों की संख्या समान होती है। तो ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पिछली बार आपकी AVNL यानी आपकी जो अजमेर विद्युत बोर्ड की भर्ती आई थी उसमें क्वेश्चन पूछा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी है। आइसोलेशन में उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वार्निंग बराबर होती है तथा प्राइमरी में जितनी वोल्टेज दी जाती है उतना ही सेकेंडरी में प्राप्त होता है। तो 25 क्वेश्चन के लिए हो चुके। आगे बात करें अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, यदि 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक फेज कुंडल जल जाए यानी कुंडल जल जाए या ओपन करंट हो जाए तो वह प्रदान करेगा। तो ध्यान रखना वह ओनली 58% पावर ही प्रदान करेगा। यानी अगर आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर है और उसकी एक फेज जल गया या ओपन हो गया तो अब 2 फेजों में मात्र 58% आपको आउटपुट करंट आउटपुट मिलेगा। क्या मिलेगा? पावर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है ऑयल बेस्ड कुकिंग यानी ऑयल ब्लास्ट कूलिंग, ठीक है दोस्तों। ऑयल ब्लास्ट कूलिंग किस ऑयल क्षमता के ट्रांसफार्मर के लिए प्रयोग की जाती है? तो वह हमेशा जो ट्रांसफार्मर होता है जिसमें हम ऑयल ब्लास्ट कूलिंग करते हैं तो वो 500 kV से अधिक प्रकार के होते हैं, यानी 500 kV से अधिक होते हैं। वहाँ पर हम ऑयल ब्लास्ट कूलिंग की ऑयल क्षमता के ट्रांसफार्मर प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है सी, यानी 500 kV से अधिक जो ट्रांसफार्मर होते हैं उन्हें हम ऑयल ब्लास्ट कूलिंग के द्वारा ट्रांसफार्मर में प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, यानी आपका लास्ट क्वेश्चन आ रहा है किस प्रकार किस ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता के लिए शर्त है, यानी किस ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता के लिए शर्त है। तो हमेशा ध्यान रखना जिस ट्रांसफार्मर की कॉपर क्षति और आयरन क्षति का मान बराबर होगा तो वह ट्रांसफार्मर सबसे अधिक दक्षता पर कार्य करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बी। यहाँ पर ऑप्शन नहीं दे रखे लेकिन आप लगा सकते हो ए बी सी डी। इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी कॉपर क्षति बराबर आयरन क्षति का मान बराबर होगी तो वह ट्रांसफार्मर अधिकतम दक्षता पर कार्य करेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करो जिससे उन्हें भी इस क्लास का प्रॉफिट मिले। और दोस्तों देख लो ये BR स्टील पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के लिए भी एक अच्छा पेपर तैयार किया आपके लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। तो दोस्तों जय हिंद।